हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक और उसको हम पढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 10 की पॉलिटी की बुक में। उसका पहला चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और ये है उसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संघवाद। उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय दिया हुआ है। परिचय में है, पिछले अध्याय में हमने गौर किया कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय के संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें है संघवाद क्या है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम में संविधान में जो दो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से ही प्रांतीय सरकारें थी, तब भी अपनी भूमिका अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता की इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति होती है और उसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था के की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। पहला है, उससे पहले हम देखें तो ये है एक मानचित्र जिसमें हालांकि दुनिया में 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इन मानचित्र के इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? तो ये पूरे विश्व का मानचित्र है और इसमें संघीय सरकार वाली रेड कलर से दर्शाया गया है। फिर इसमें संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें तो वो है, यह सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने पर, वसूलने और प्रशासन का
उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के इस हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकारी की गारंटी और सुरक्षा देती है। फिर अगला पॉइंट है कि संविधान के मौलिक प्राधिकारों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों तरफ की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। छठा पॉइंट है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इसका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकारों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसे और एक साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों के समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र में बरकस ज्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय के सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। एक इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। ये है क्या समझा क्या जाना में कुछ अतिरिक्त जानकारी और अतिरिक्त सोच विचार के लिए कुछ चर्चा दी गई है। इसमें कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान के संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की है। ये है खगराज। खगराज कहता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इसमें भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल कहता है मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश कहता है कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इन व्यवस्थाओं में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है और इनमें संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणियां की है। तो इसके साथ से आप अपना भी एक डायलॉग ऐड कर सकते हैं। आगे पढ़े तो भारत में संघीय व्यवस्था। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं और धर्म और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साजिश
साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की के लिए 7 विशेषताओं का जिक्र किया था। इन्हें फिर से देखें और हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार, जिसे हम राज्य की सरकार कहते हैं। फिर केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये सूचियां 3 प्रकार की है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहला है संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की सूचियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। फिर है राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय राज्य सूची में वर्णित विषयों में के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। फिर समवर्ती सूची में है शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे वे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की शादी के आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, यानी कि दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार का कानून द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बच्चे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बड़ी अधिकतर बड़ी बनी सबको नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ में सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के अनुच्छेद संविधान में कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं के अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अपना देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इन व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को हमारे पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद
कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। ये कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने मेन चैप्टर को, ताकि हमें इन चीजों के बीच में पढ़ते हुए उन चीजों को लिंक करने में कोई दुविधा ना हो। तो हम अपना मेन चैप्टर ही पढ़ते रहेंगे। तो सर इसमें अगला टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। ये है बीच में एक मानचित्र जो कि है सन 1947 का भारत का मानचित्र है। तो 1947 में भारत कुछ इस तरीके से दिखता था और ये उसके प्रमुख स्थान इसमें और बाउंड्री और इलाका जो भी है वो इसके इस मानचित्र में दर्शाया गया है। और इसमें आप मुख्य मुख्य क्षेत्रों को आसानी से देख सकते हैं, बड़े बड़े लिखे हुए हैं इनमें। फिर है भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वर्ष से लेकर सन 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार भी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य भाषा राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी कि एथेंसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य सम्मिलित हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इनसे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादातर एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। ये है भारत का अभी का मानचित्र। तो आप इसमें शुरू पहले वाले मानचित्र और अब वाले मानचित्र में रात और दिन का अंतर देख सकते हैं। फिर है भाषा नीति। भारत में संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय दिए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा को परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी भाषाएं राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका में के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने
हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग में उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचाएगी। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों की पर भी हिंदी थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। फिर है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किसी तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसे रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। उसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों के स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में इनके अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की कई नई संस्कृतियां पनपी। इन प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार राज्य आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। ये है एक कार्टून जिसमें राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं। ये है केंद्र सरकार, तो ये कौन है? ये है राज्यों की शक्तियां इनके पास है, और ये है अलग अलग। ये है केरला, ये है मद्रास, ये है उड़ीसा, ये है बंगाल, ये है बिहार, और भी कोई कई है लाइन में। ये है गठबंधन सरकार की कुर्सी। तो ये गठबंधन सरकार, तो ये कौन है? पहचानिए इनको। और इनके साथ गठबंधन में कौन कौन है? ये जो प्रधानमंत्री बने और इनके साथ गठबंधन वाली पार्टियों के मुखिया। इनके चुनाव चिन्ह भी दिए गए। तो ये है गठबंधन सरकार। यहाँ अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियां दे दो? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे? इसके बाद है भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों
ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध किया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 भाषाएं, प्रमुख भाषाएं पाई गई है। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ ही लगी सूची को देखकर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हम हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। यहाँ तक अंग्रेजी की बात करें तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया है और दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कामों को कीजिए। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए, ऐसा कह के इसने समझा दिया है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग भाषाओं और उनको बोलने वाले लोगों का अनुपात यानी कि परसेंटेज। संस्कृत संस्कृत का देखिए नगण्य, मतलब लगभग कोई नहीं बोलता। ये है प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए और यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1950 को लागू किया गया था और अपने दौर में और अपने तरीकों से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस नए देश के नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर सब अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन यह सवाल कौन रहा था। फिर है बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों के इनकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भाषाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार होती। एक भाषा और 14-15 राष्ट्र बन जाते। तो इसके बाद ये कुछ टिप्पणी लिखे तो आप इसको देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है भारत में विकेंद्रीकरण, यानी कि यह है केंद्र से ये है विकेंद्रीकरण, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक क्षेत्रों वाली होती हैं। हमने अपने केंद्र देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से भी बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत में प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी से बराबर है। तो भारत के अनेक राज्य खुद ही अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं।
इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, इसमें जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और ये प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया, जिसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को इसके अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसे कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर में के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव नहीं कराए जाते थे। इसके पास न तो कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों ने चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा उन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूहों की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। उनका चुनाव ग्राम अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता के सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कर सकते हैं। इसके समूह सदस्यों का चुनाव उस इलाके के लिए के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जिस जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषदों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उन जिलों से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी
सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद को का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया के लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की ही जड़ें और मजबूत हुई हैं। इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में इनकी आवाज को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। ये है भारत में विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार की इन कतरों को में क्या कहा गया है, जो आप देख सकते हैं। और फिर है ब्राजील का एक प्रयोग। ब्राजील के एक शहर पोर्टो एल्ग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समानांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठकें होती हैं, जिनका स्वरूप ग्राम सभा की तरह ही है और इनमें उन इलाकों के लिए सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और इनमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद उन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है और अंतिम फैसला लेती है। इस साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके से अपनाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसे जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों से ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। इसके बाद में ये कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ दी गई है और उसके बाद ये कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।